पलवल विधानसभा दो हिस्सों में हो सकती है। एक उसके अंदर पलवल शहरी हो सकती है और दूसरी पलवल ग्रामीण हो सकती है। कौन से दलित नेता हो सकते हैं जो उस रिजर्व सीट पर अपनी दावेदारी कर सकते हैं? तो चौधरी उदय भान के लिए आप इतना जरूर समझ लीजिए कि वो उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां आगे उनकी इच्छा होगी कि उनकी संतान यानी कि उनके बेटे कोई सियासत के अंदर अपने कदम जमाएं। तो कोई भी अगर रिजर्व सीट बनती है, आरक्षित विधानसभा होती है, तो उसके अंदर यशपाल एक प्रमुख दावेदार होंगे। तीसरा नाम कहूं तो फिर तीसरे नाम में जगदीश नायर का नाम आएगा। जगदीश नायर 1996 में पहली बार विधायक बने। धुरंधर नेता जिनके पास है तजुर्बा, आज के नेता जिन्हें करके दिखाना है, कल के नेता जिनके हाथ है भविष्य की राजनीति। देश रोजाना करेगा राजनेताओं के साथ कल, आज और कल की बात। द सियासतनामा में हर शनिवार शाम 8 बजे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। मैंने आपके साथ पिछले 2 वीडियो शेयर किए और उनके अंदर बताया कि क्योंकि जनगणना 2027 जो अप्रैल से शुरू हो जाएगी 1 अप्रैल से और सितंबर तक पूरी होनी है, इसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी हो चुका है। और इसके साथ ही मैंने आपको बताया कि डिलिमिटेशन का काम भी फिर शुरू हो जाएगा। और डिलिमिटेशन के बाद जो राजनीतिक स्थिति बनेगी, मैंने आपको पूरे हरियाणा की बताई लोकसभा ही क्या बनेगी, आपको बताया कि फरीदाबाद और पलवल लोकसभा बन सकती हैं। और अगर इसके साथ अगली बात करूं आपसे कि क्योंकि अभी तक पलवल विधानसभा के नाम से एक विधानसभा है और जो राजनीतिक चर्चाएं हैं उसके लिहाज से आगे आने वाले समय में यानी कि डिलिमिटेशन के बाद में पलवल विधानसभा 2 हिस्सों में हो सकती है। एक उसके अंदर पलवल शहरी हो सकती है और दूसरी पलवल ग्रामीण हो सकती है। और पलवल ग्रामीण को आप नाम समझें अगर, तो उसको पलवल ग्रामीण नाम भी मिल सकता है, उसको बड़ौली नाम भी मिल सकता है, उसको हसनपुर नाम भी मिल सकता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ हिस्सा हसनपुर का भी जुड़ेगा। और अगर इस लिहाज से देखें कि अगर 2 विधानसभा बनती हैं, पलवल शहरी और पलवल ग्रामीण, जिसको मैंने आपको 3 नाम भी बता दिए, और उसके बाद में एक स्थिति आ जाती है कि इन 2 विधानसभाओं में से एक विधानसभा सीट रिजर्व भी हो सकती है। जो राजनीतिक चर्चाएं हैं वो पलवल शहरी होती है या पलवल ग्रामीण होती है वो बात का विषय है, लेकिन एक चर्चा है कि एक सीट इनमें रिजर्व हो सकती है, दलित आरक्षित। और अगर एक सीट रिजर्व होती है तो उस समय फिर स्थिति क्या बनेगी सियासी तौर पर? कौन से दलित चेहरे हो सकते हैं, कौन से दलित नेता हो सकते हैं जो उस रिजर्व सीट पर अपनी दावेदारी कर सकते हैं? क्योंकि अभी तक अगर देखें तो फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में भी और फिर पलवल जिले में एक विधानसभा रिजर्व है, होडल की विधानसभा। होडल की विधानसभा को पहले हसनपुर का नाम था, बाद में उसी को होडल किया गया। ना उसके अंदर उसकी डेमोग्राफी चेंज हुई, ना उसके अंदर कोई बहुत ज्यादा बदलाव हुआ। कुछ गांव जरूर यहां से वहां हुए, यानी कि हसनपुर और होडल जो 2 प्रमुख कस्बे हैं, 2 शहर हैं कह सकते हैं आप उन्हें, वो दोनों उसी विधानसभा का हिस्सा थे। अब आने वाले समय की जो मैं आपको बता रहा हूं कि हसनपुर संभवतः पलवल ग्रामीण के नाम से जो सीट बनती है, यानी कि जिसके अंदर रूरल का एरिया हसनपुर जुड़ते हुए, उस स्थिति में क्या हो सकता है। और एक इधर पलवल जो शहरी सीट बनती है, अगर इन दोनों में से कोई भी सीट रिजर्व होती है तो फिर कौन से चेहरे होंगे? तो इन चेहरों में अगर आप मान करके लें, कई पुराने नेता हैं जो विधानसभा का चुनाव लड़ते रहे हैं होडल के अंदर, हसनपुर में जाकर के, और कई नए चेहरे हैं जो सियासत के अंदर दलित समाज से जो अपना कहीं ना कहीं फन आजमाने की कोशिश करेंगे, जिनका प्रयास होगा कि क्या उनका कोई सिक्का चल सकता है इसके अंदर। पुराने नेताओं की अगर मैं बात करूं तो होडल और हसनपुर विधानसभा दोनों जो रही, उनमें चौधरी गयालाल का परिवार काफी हद तक सियासी रूप से बहुत आक्रामक स्थिति में काम करता रहा। चौधरी गयालाल के परिवार में चौधरी गयालाल पहले खुद चुनाव लड़ते रहे, विधायक बने। 1987 के बाद में चौधरी गयालाल के बेटे चौधरी उदय भान सियासत के अंदर प्रवेश किए, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे, पिछला चुनाव हार गए। और उसके बाद में चौधरी उदय भान के 2 बेटे देवेश और राजगोपाल, इन्होंने भी सियासत के अंदर अपना खूब प्रयास किया और लगे रहे। दोनों पिछले बोर्ड में से पिछला जो बोर्ड था उसके अंदर नगर परिषद के पार्षद भी थे। दूसरे परिवार की बात करूं तो फिर चौधरी रामरतन का परिवार। चौधरी रामरतन हसनपुर से विधायक बने थे 1991 में, जब हसनपुर विधानसभा हुआ करती थी। 2026 चल रहा है और 2024 में यहां से जो होडल विधानसभा हो गई और होडल से विधायक बने हरेंद्र रामरतन।
ये चौधरी रामरतन का और उनके बेटे हरेंद्र का सियासी करियर हुआ। और उसके बाद में आजकल हरेंद्र के बेटे जगप्रिय भी राजनीति के अंदर सक्रिय रहते हैं। तीसरा नाम कहूं तो फिर तीसरे नाम में जगदीश नायर का नाम आएगा। जगदीश नायर 1996 में पहली बार विधायक बने, 3 बार विधायक रहे हैं कुल। हरियाणा विकास पार्टी से विधायक बने और उसके बाद में एक बार वो इंडियन नेशनल लोकदल से विधायक बने और फिर बाद में बने बीजेपी के विधायक। चुनाव हारे भी कई हैं। जगदीश नायर के बेटे राहुल नायर भी सक्रिय हैं राजनीति के अंदर। ये जो बड़े चेहरे मैंने आपको बताए, इन पर चर्चा बाद में करूंगा। पहले और नाम बता दें कि और कौन से लोग सक्रिय हो सकते हैं। तो पलवल नगर परिषद के चेयरमैन हैं डॉक्टर यशपाल, वो भी नजर रख सकते हैं आगे चल के आने वाले समय में। इसके अलावा और कई नाम हैं। शीतल प्रसाद, उनकी धर्मपत्नी जिला परिषद की चेयरपर्सन रही हैं। पिछले नगर परिषद पलवल के चुनाव में बड़ी मजबूत दावेदारी की थी उन्होंने टिकट के लिए। इसके अलावा एक नाम हो सकता है यशपाल कमरावली, गांव के सरपंच भी रहे हैं और इसके अलावा वो भी दावेदारी करते थे। और भी कई नाम निकल करके आएंगे जब बात चलेगी। लेकिन जो प्रमुख चेहरे मैंने आपको बताए, अगर इन्हीं की चर्चा कर लें आपसे, अगर चौधरी उदय भान के परिवार की चर्चा करते हैं तो चौधरी उदय भान के लिए आप इतना जरूर समझ लीजिए कि वो उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां आगे उनकी इच्छा होगी कि उनकी संतान यानी कि उनके बेटे कोई सियासत के अंदर अपने कदम जमाएं। अब यहां कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी है चौधरी उदय भान के परिवार में। एक तरफ उनके बेटे देवेश हैं, देवेश पर आशीर्वाद भी रहा है उदय भान जी का, आज तक भी रहता है। दूसरी तरफ उनके बेटे राजगोपाल हैं। राजगोपाल नगर परिषद होडल के चेयरमैन रहे पिछली टर्म के अंदर, जब पिछली सरकार थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में रह करके वो चेयरमैन रहे। बाद में उनको जब उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया, चेयरमैनी चली गई, तो वो भी पिताजी के साथ चले गए। विधानसभा चुनाव में दोनों बेटों ने काम किया था। अगर इधर कहीं चौधरी उदय भान सियासत से वानप्रस्थ की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि कहीं उनका राजनीतिक संन्यास की तरफ कदम होता है, तो उस स्थिति में उदय भान जी की विरासत देवेश संभालेंगे या राजगोपाल उस पर दावेदारी करेंगे? पिताजी का आशीर्वाद किस पर रहेगा? ये बहुत बड़ी बात रहेगी। खासकर कांग्रेस की सियासत, कांग्रेस के अंदर आज भी चौधरी उदय भान है, बड़ा कद है आज भी उनका। और कांग्रेस के नेता के तौर पर, कांग्रेस के कैंडिडेट के तौर पर कौन आएगा, यहां फोकस हो जाएगा। अगला नाम मैंने आपसे कहा चौधरी रामरतन का। चौधरी रामरतन, मैंने आपको बताया, चौधरी रामरतन ने चौधरी उदय भान को ही चुनाव हराया था और फिर उनके बेटे ने अब 2024 में आकर के हरेंद्र रामरतन ने भी चौधरी उदय भान को चुनाव हराया। हरेंद्र रामरतन होडल में इस समय खासे लोकप्रिय हैं। अगर उनकी लोकप्रियता का मैं स्तर कहूं तो एक तो वो कृष्णपाल गुर्जर के 9 रत्नों में शामिल हैं। उनके बहुत विश्वास पात्र हैं, बहुत नज़दीकियों में हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी उनकी से इस प्रकार आप कह सकते हैं कि इस समय हरियाणा की विधानसभा के अंदर एक ही परिवार के जो 2 लोग विधायक हैं, उनमें एक हरेंद्र रामरतन भी हैं। हरेंद्र रामरतन भी विधायक हैं, उनके जीजा श्री भी विधायक हैं, डॉक्टर कृष्ण कुमार बावल के विधायक। यानी कि इस प्रकार से उनका राजनीतिक रुतबा बढ़ता है। मिलनसार की अगर बात करें तो होडल के अंदर इस समय उन्होंने अपना, आप मान लें कि राजनीति में कोई सानी नहीं है इस समय उनका, हरेंद्र रामरतन का। लोगों के साथ मिलजुल करके, लोगों के साथ मिलनसारिता, और इसके अलावा वहाँ जो डेवलपमेंट के काम करवा रहे हैं उसको लेकर के। जो नई विधानसभा बनती है, जो मैं आपको बता रहा था, और अगर होडल जनरल होती है तो फिर यहाँ पर उनकी दावेदारी भी रहेगी। हरेंद्र रामरतन के बेटे, मैंने आपको पहले ही बताया कि वो भी खासे सक्रिय है, जगप्रिय भी, पिता के साथ खूब हाथ बटाते हुए दिखाई पड़ते हैं। तीसरा नाम मैंने आपसे कहा जगदीश नायर का। जगदीश नायर की सियासी शुरुआत 1991 में हुई। गांव के सरपंच हुआ करते थे उससे पहले, उस दौरान में 1996 में पहला विधानसभा का चुनाव लड़ा हरियाणा विकास पार्टी से। चुनाव जीत गए, सरकार में मंत्री बन गए। जब चौधरी बंसीलाल के सितारे गर्दिश में हुए तो वो छोड़ गए पार्टी को, यानी कि हरियाणा विकास पार्टी को छोड़ करके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ हुए इनेलो में आ गए। इंडियन नेशनल लोकदल में आकर के वजीर बने। 2000 का चुनाव लड़ा विधानसभा के, इनेलो की टिकट पर चुनाव हार गए। 2005 का चुनाव भी हार गए। उसके बाद 2009 में विधायक बने इंडियन नेशनल लोकदल से। 2014 का चुनाव भी इंडियन नेशनल लोकदल से लड़े, लेकिन चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा।
2014 के बाद जब इंडियन नेशनल लोकदल बुरे दौर में जा रही थी, दो फाड़ पार्टी हुई, तो जगदीश नायर जेजेपी में आए और बाद में अचानक से जननायक जनता पार्टी छोड़ करके वो भारतीय जनता पार्टी में आए 2019 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। विधानसभा चुनाव में उनको भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिला, 2019 में विधायक बन गए। 2024 में बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया, कारण कुछ भी रहा हो, एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकता है या कुछ और कारण रहा हो। जगदीश नायर जी का टिकट कट गया और हरेंद्र रामरतन को टिकट मिल गया। उसके बाद से आप समझें तो भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से आप प्रासंगिक तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं उनकी जो गुडविल थी उसमें कमी जरूर आई है। हालांकि अब जगदीश नायर फिर से खासे सक्रिय हैं और उनके बेटे राहुल नायर भी सक्रिय हैं। मैंने आपको यह भी बताया, दावेदारी उनकी भी रहेगी जो नई विधानसभा बनती है। इसके बाद मैंने आपसे नाम कहा था यशपाल का। डॉक्टर यशपाल पलवल नगर परिषद के चेयरमैन हैं आजकल। चुनाव जब हुआ था नगर परिषद पलवल के चेयरमैन का, तो जो प्रमुख दावेदारों में थे उनके अंदर 4-5 नाम थे और उनके अंदर बाजी मारी थी ये डॉक्टर यशपाल ने। टिकट मिला, चुनाव लड़ा और विपरीत परिस्थितियों में, क्योंकि उस समय स्थिति कही जाती थी कि बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन लगभग 2,500-3 हजार वोटों के अंतर से वो चुनाव जीत करके चेयरमैन बन गए। चेयरमैन बनने के बाद में उन्होंने जो सामंजस्य था भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वो अपना लोकल पॉलिटिक्स में भी और ऊपर वाली पॉलिटिक्स दोनों में ठीक बिठा करके रखा। अगर आने वाले समय में जब पलवल शहरी हो या ग्रामीण हो, कोई भी अगर रिजर्व सीट बनती है, आरक्षित विधानसभा होती है, तो उसके अंदर यशपाल एक प्रमुख दावेदार होंगे, क्योंकि एक तो वो चेयरमैन रह चुके, दूसरा आजकल भी हैं, दूसरा संगठन के अंदर पकड़ ठीक ठाक है और तीसरा सामंजस्य बिठाना वो ठीक से जानते भी हैं। एक दावेदार वो हुए। इसके बाद मैंने आपसे नाम लिया था शीतल प्रसाद का। उनकी धर्मपत्नी आशावती जिला परिषद की चेयरपर्सन रही हैं। हालांकि उसके बाद में वो जिला परिषद का चुनाव भी हार गए। नगर परिषद के चुनाव में भी दावेदारी थी टिकट के लिए, लेकिन टिकट में बाजी मार गए थे डॉक्टर यशपाल उस समय। बीच में थोड़ा सा उनका उतार चढ़ाव भी हुआ। आजकल भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से फिर से सक्रिय हैं। अगर रिजर्व सीट होती है तो दावेदारी शीतल प्रसाद भी करेंगे, उनकी दावेदारी भी रहेगी। और एक मैंने आपको नाम कहा था यशपाल कमरावली का, तो वो सरपंच हैं, दलित समाज से आते हैं। नगर परिषद के चेयरमैन में उनकी भी दावेदारी थी। पलवल के अंदर जो हुआ था चुनाव आज से 3.5 साल पहले, टिकट नहीं मिल पाई थी। यशपाल कमरावली भी सामंजस्य अपना ठीक ठाक रखते हैं। जो क्षेत्रीय राजनीति है, चाहे वो फरीदाबाद के सांसद हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी के बाकी नेता, सबके साथ ठीक ठाक तालमेल रख लेते हैं। इस लिहाज से देखें तो मैंने आपको नाम बताए, खासकर वो जो पुराने सक्रिय थे और आज जो बीजेपी में सक्रिय हैं। आने वाले दिनों में जब चर्चाएं आगे बढ़ेंगी, जो और नए चेहरे आएंगे उन पर भी आपसे बात करेंगे। इन नामों से जो मैंने आपको बताया, आप कितना सहमत हैं? क्या लगता है, क्या पलवल की कोई सीट रिजर्व हो सकती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।